नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास सेवन्थ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। और जो नोट्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के नोट्स को डिस्कस किए थे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स। अब देखिए एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेनली अगर हम न्यूट्रिएंट्स में देखेंगे तो प्रोटीन्स होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इन दी बॉडी। मतलब क्या हुआ कि जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की बॉडी में, वो पहली चीज़ आती है न्यूट्रिशन के अंदर। दूसरा, किस तरीके से फूड इनटेक किया जा रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग हैं तो माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं। अमीबा में देखेंगे तो सीडोपोडिया से इनटेक होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से फूड इनटेक होता है। और तीसरा क्या है? यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो मतलब बॉडी किस तरीके से उसको यूटिलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? न्यूट्रिशन में आती हैं। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया? द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब जैसे प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, और एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। मतलब इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली यूटिलाइज बॉडी नहीं कर सकती है। मतलब बॉडी डायरेक्टली इन कार्बोहाइड्रेट्स को या इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती है। तो पहले होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, जिसको सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है, तो पहले किस में चेंज होगा? ये तो सिंपल सब्सटेंसेस में ये चेंज होगा। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर एक और नई बात आ गई, नई डेफिनेशन आ गई। डाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनका ब्रेकडाउन होना सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कन्वर्ट होना सिंपलर सब्सटेंस में, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग क्या? उसको हम लोग कहेंगे डाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या बताया गया। इसमें कहा गया द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अभी हमने आपको बताया था जो मोड ऑफ इनटेक होता है फूड का, जैसे अमीबा में आप देखेंगे तो जो फूड इनगल्फ होता है वो अलग तरीके से होता है। ह्यूमन बींग में आप देखेंगे तो फूड का इनगल्फिंग अलग तरीके से होती है। ठीक है। अगर आप बीज में देखेंगे, मतलब जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? प्लांट के नेक्टर को क्या करती हैं? सक करती हैं। तो ये एनिमल्स, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, ये कौन करती हैं? बीज और हमिंग बर्ड करती हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इन्फेंट को देखेंगे, जो छोटे से बच्चे होते हैं जो जब पैदा होते हैं तो वो डायरेक्टली खाना नहीं खाने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं? तो वो फीड करते हैं मदर के मिल्क पे। ठीक है। तो जो माँ का दूध होता है उस पर वो क्या करते हैं? फीड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। स्नेक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो पाइथन जैसे सांप है, जैसे आप लोग ने अजगर सुना होगा, तो अजगर जो सांप होता है वो क्या करता है? सीधे सीधे जिस भी एनिमल को उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिस भी एनिमल से, उसको सीधे क्या कर लेता है? वो इनगल्फ कर लेता है। फिर बाद में उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस एनिमल पे ब्रेक डाउन करते हैं एनिमल का। ऐसे ऐसे करके पूरी डाइजेशन प्रोसेस चलती है। उतना अभी नहीं जाना है हम लोग को, लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से फूड का ब्रेक डाउन भी होता है, अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन भी होता है, अलग अलग तरीके से फूड का इंटेक भी होता है। वही सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। तो देखिए कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं कि आसपास जो भी वाटर में जो भी फूड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उनको क्या करते हैं? पहले फ़िल्टर करते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं? फीड करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट करके दिया गया है, जिससे स्टारफिश के बारे में क्या बताया गया है। स्टारफिश फीड्स ऑन दी एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल। तो स्टारफिश क्या खाती हैं? तो ऐसे एनिमल्स को खाती हैं जो कि मतलब वाटर में ही रहते हैं, और साथ ही साथ उनकी शेल्स कैसी होती है? हार्ड होती है। और शेल्स बनी किसकी हुई होती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स बनी होती हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब देखिए ये करते क्या है? तो ये किसी तरीके से जो अंदर जो शेल होती है, ठीक है, जो हार्ड शेल थी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी थी, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब सॉफ्ट एनिमल होते हैं उसके अंदर जो
छुपे हुए होते हैं, तो वो जब निकलते हैं तो उनको ये खा लेती है, कौन, स्टारफिश। द स्टमक देन गोज़ बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और फिर स्टमक के अंदर फूड जाता है और वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो जाता है इस स्टारफिश में। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई स्टारफिश से रिलेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या कह रहा है, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पर बताए गए हैं एक एक करके। तो वी टेक इन फूड थ्रू दी माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज दैट। तो हम लोग देखिए फूड कहाँ से खाते हैं, तो सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि हम लोग फूड खाते हैं मुंह से या माउथ से। फिर उसको क्या किया जाता है, स्टमक में आता है, इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस पूरा चलता है। और फिर उस डाइजेस्टेड फूड से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। ये सारी प्रोसेसेस हम लोग की मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में चलती है। और फिर जो अनयूज फूड होता है, जो फूड किसी काम का नहीं होता, उसको फिर बाहर भी निकाल दिया था, डेफिकेट भी उसको कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर पार्ट्स देखे जाए तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अगर देखा जाएगा तो बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी क्या होती है आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बकल कैविटी आप लोग देख सकते हैं, जो माउथ का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, बकल कैविटी कही जाती है। ठीक है, इसी के पास में अगर आप देखेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है। और सलाइवा क्या करता है, उसके अंदर भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करने में मदद करता है। इसके बाद आप देखेंगे तो ईसोफेगस आ जाएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक पाइप दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो पाइप है इसको फूड पाइप भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको ईसोफेगस भी कहा जाता है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भी लिखी गई है। फिर ईसोफेगस जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से कनेक्टेड होता है, तो खाना स्टमक में पहुंचता है। फिर स्टमक से कहाँ पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको अंदर दिखाई पड़ रही है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। याद रखिएगा 95% जो डाइजेशन होता है फूड का वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो बची हुई चीज़ होती है, जो वाटर है, मिनरल्स हैं, उनका डाइजेशन कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसी में कुछ और आपको ग्लैंड्स दी गई हैं, जैसे पैनक्रियाज दी गई है, ये कुछ एंजाइम्स क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, गॉल ब्लाडर होता है, लिवर बाइल को सिक्रीट करता है। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और फाइनली जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है, जो फूड ख़राब रहता है, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारी बातें फ़िलहाल हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। तो ऐसे बकल कैविटी दे दिया गया, फूड पाइप दे दिया गया, फिर हमने आपको बताया था फूड पाइप के बाद स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो ख़राब फूड होता है, वो डेफिकेट हो जाता है थ्रू एनएस से, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर जितने भी आपको कंपोनेंट्स दिए गए या जितने भी आपको ऑर्गन्स दिए गए हैं, इन पार्ट्स को अगर मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। इसी एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ट्रैक्ट मतलब रास्ता होता है। तो डाइजेशन का जो रास्ता होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, वो इन्हीं को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो बनती है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब देखिए फूड जो होता है, जो हम लोग ने फूड खाया, वो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट होता है और फूड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बकल कैविटी से पहुंचा किसमें, ईसोफेगस में पहुंचा, फिर आपका अगर देखेंगे तो पहुंचा कहाँ पर, स्टमक में पहुंचा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा और फिर लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचा। और फाइनली जो एंड प्रोडक्ट था, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, वो एनस के थ्रू बाहर निकल गया। मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर फूड क्या होता है, ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कहा गया है, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन and the various gland associated with canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juices। देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस की बात करी गई है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, तो देखिए ये एक ऐसे लिक्विड होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसा मीडियम होता है जो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या हैं, एक ऐसा मीडियम है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा लिक्विड है जो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये प्रोड्यूस कौन कौन करता है, तो स्टमक प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये सब भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं या क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिक्रीट मतलब होता है कि जनरेट करना या क्रिएट करना। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। देखिए जो हम लोग फूड खाते हैं,
ये आपको पता होगा बक्कल कैविटी में खूब फूड पहुंचता है, माउथ के थ्रू हम लोग इनटेक करते हैं फूड का। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से हम लोग फूड को खाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फूड को मुंह में लिया, फिर उसको फिर धीरे करके चबाते हैं। और चबाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो टीथ यूज़ करते हैं, मतलब दांतों को यूज़ करते हैं। वो मैकेनिकली क्या करता है, जो फूड होता है, बड़ा सा फूड है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है। कौन, टीथ। अब यहाँ पर टीथ के बारे में, टूथ के बारे में थोड़ी सी बातें कही गई हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। तो गम्स मतलब होता है मसूड़े। देखिए यहाँ पर मसूड़े आपको दिए गए हैं। हर एक टूथ में अलग अलग तरीके से मसूड़े होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो टूथ होता है, जो दांत होते हैं, उसमें गड़े हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं। ठीक है, अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखिए हर एक टीथ का अपीयरेंस भी, मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो टीथ है उनका अपीयरेंस अलग है, पीछे की ओर जो टीथ है उनका अपीयरेंस अलग है, और साथ ही साथ किस सबका फंक्शन जो होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी का फंक्शन होता है टीयरिंग करना, किसी का फंक्शन होता है उसको ग्राइंडिंग करना। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस होते हैं सबके, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर टूथ के बारे में देखा जाए तो जैसे सबसे पीछे जो आपको टूथ दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर जो आपको टूथ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, इनको क्या कहा गया है, मोलर कहा गया है। क्या कहा गया है, मोलर कहा गया है। ठीक है, मोलर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन इधर हो गए और 3 इधर हो गए, मतलब टोटल 6 हो गए। तो 3 के पेयर हो गए मोलर में। इसके बाद प्री मोलर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके टीथ दिए गए हैं, 2 टीथ दिए गए हैं, ये आपके प्री मोलर्स हैं। ठीक है, प्री मोलर्स और मोलर्स कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद कैनाइंस आते हैं। तो कैनाइंस में देखेंगे ये आपका हो गया, और साथ ही साथ ये हो गया। कैनाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है कैनाइंस का, वो थोड़ा सा कैसा होता है, नुकीला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोक थोड़ी सी निकली हुई है। और सबसे जो नीचे आएगा वो कौन सा होगा, सबसे जो आगे के दांत होते हैं उनको इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स का मेनली काम होता है कटिंग का, ठीक है, या टीयरिंग का। कैनाइन का काम क्या होता है, कैनाइन का काम होता है कटिंग का, इंसीजर्स का काम होता है टीयरिंग का। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोस ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब देखिए आपने सुना होगा कि पहले जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जो सबसे पहले दांत निकलते हैं किसी भी बच्चे में, ठीक है, वो कैसे होते हैं, तो वो, ठीक है, तो जो दांत होते हैं उसको मिल्क टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं। वो बचपन में ही रहते हैं, मतलब इन्फेंसी के टाइम पे ही रहेंगे, और फिर धीरे धीरे करके जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है फिर वो गिर भी जाते हैं। ठीक है, और इनको कहा क्या जाता है, इनको मिल्क टीथ कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कह भी दिया गया है, दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब जब मिल्क टीथ, जब दूध के दांत गिरते हैं तब जो दांत आते हैं उनको क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। और वो फिर कभी नहीं गिरते, मतलब वो बुढ़ापे में ही गिरेंगे, उससे पहले वो नहीं गिरते। वो परमानेंट टीथ इसीलिए उनको कहा जाता है क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहते हैं। ठीक है, ओल्ड एज होने पे हालांकि कुछ डेंटल डिजीज़ेज़ होती हैं, दांत की बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये गम्स वीक हो जाते हैं, मतलब मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और ये जो दांत होते हैं परमानेंट टीथ ये भी गिर जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए कुछ बैक्टीरियाज़ की बात करी गई है। हमारे माउथ में आपको पता ही होगा कई सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, लेकिन वो जो बैक्टीरियाज़ होते हैं हमारे माउथ में ये हार्मफुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपने दांतों को क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है, डेली आप लोग ब्रश करते होंगे, सुबह भी करते होंगे, शाम को भी करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शाम को नहीं करते होंगे, सुबह लेकिन ज़रूर करते होंगे। तो होता क्या है कि जब हम लोग इसको क्लीनिंग नहीं करते, माउथ की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, तो क्या होता है, खाना खाने के बाद यही बैक्टीरियाज़ धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाते हैं, दांतों में बढ़ने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके एक नई चीज़ आती है जिसको क्या कहते हैं, टूथ डीके, मतलब जो दांत होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टूथ डीके। होता क्यों है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज़ हैं जब ये ग्रो करते हैं तो ये एसिड रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं। और ये एसिड क्या करता है, टीथ को कोरोड कर देता है। जो हमारे टीथ्स हैं, मतलब जो हमारे दांत हैं, उनको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, ईट अप कर जाता है, मतलब धीरे धीरे करके खा जाता है। ठीक है, द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट। अब देखिए बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन करता है, किसका, शुगर का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और क्या रिलीज़ करता है, एसिड को रिलीज़ करता है, ये भी हम आपको बता रहे थे। ठीक है, दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस दी टीथ। और यही एसिड क्या करता है, धीरे धीरे करके टीथ को डैमेज कर देता है, टीथ को ख़राब कर देता है, मतलब दांतों को ख़राब कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी खाना खाइए तो खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, ईसोफेगस कहा गया। ईसोफेगस क्या होता है, तो ईसोफेगस अभी हमने आपको बताया था। ईसोफेगस ये है आपका फूड पाइप। तो फूड पाइप को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस कहा जाता है। द स्वैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप।
देखिए जो हम लोग ने खाना खाया, जो माउथ से या बकल कैविटी में जो खाना पहुंचा, अब वो खाना नीचे पहुंचेगा स्टमक में। तो स्टमक पे जो खाना पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फूड पाइप एक बनी हुई है, ईसोफेगस बना हुआ है, इसके थ्रू ये खाना पहुंचता है। अब इस ईसोफेगस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मतलब ये ऐसे पिचकता रहेगा, मतलब पिचकेगा फूलेगा, पिचकेगा फूलेगा और खाना धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस कहते हैं। याद रखिएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर पूछा जाए तो किस में होता है, तो ये होता है ईसोफेगस में। ठीक है, तो ये खाना इसी वजह से, इसी पेरिस्टाल्टिसिस मूवमेंट की वजह से खाना नीचे पहुंच पाता है, कहाँ तक? स्टमक तक। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई थी, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। तो नेक मतलब गले से लेकर कहाँ तक जाता है? चेस्ट तक ये जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो अभी हमने आपको बताया था फूड किसके थ्रू पहुंच रहा है, फूड कैसे पहुंच रहा है नीचे। नीचे मतलब ये हो गया कि स्टमक तक फूड कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि जो मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और ये कह सकते हैं कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, किसका? जो फूड पाइप होती है वो रेगुलरली क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये पिचकती है फिर फूलती है, फिर पिचकती है फिर फूलती है। ठीक है, तो इस वजह से जो फूड होता है वो किधर पहुंच जाता है? नीचे पहुंच जाता है, स्टमक तक। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और ये जो मूवमेंट है सिर्फ अगर आप देखेंगे तो ये फूड पाइप में ही नहीं होता, ये आपको इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलेगा। और इंटेस्टाइन से खाना फिर कहाँ पहुँच जाता है? एनस में इसी तरीके से पहुँचता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, इट इज़ वॉमिटेड आउट। अब देखिए कई बार ऐसा भी होगा कि फूड को हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फूड क्या कर देता है उसको, मतलब जो स्टमक होता है उसको वापस बाहर निकाल देता है, वॉमिटिंग कर देता है। ठीक है, उल्टी हो जाती है। स्टमक पे आते हैं। अब देखिए स्टमक क्या है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, स्टमक यहाँ बना हुआ है, तो ये हमारा स्टमक है। ठीक है, थिक होता है, थिक वॉल्ड बैग होता है, मतलब थिक वॉल होती है इसमें। ठीक है, बैग टाइप का होता है। शेप कैसा होता है, तो फ्लैटेंड यू शेप का है, यू शेप का होता है, फ्लैटेंड यू शेप है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का ये वाइडेस्ट ऑर्गन, या ये कह सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे, ये कह सकते हैं वाइड का मतलब होता है सबसे चौड़ा। ठीक है, तो सबसे चौड़ा पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है? हमारा फूड, ये जो स्टमक है वो है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए क्या कहा गया, नेक्स्ट में आते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम फूड पाइप। अब देखिए क्या कर रहा है, तो स्टमक कहाँ से फूड रिसीव करता है, तो फूड पाइप से स्टमक में फूड पहुँचता है। और फिर स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब देखिए आया कहाँ से, तो फूड पाइप से आया, कहाँ पहुँचा? स्टमक में पहुँचा। फिर स्टमक किसको दे देगा? स्टमक के बाद निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बात आप लोग को पूरी याद रखनी है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट म्यूकस। अब देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, मतलब जैसे ये स्टमक है तो इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है किसकी बनी हुई होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मटेरियल की बनी होती है जिसका नाम है म्यूकस। मतलब ये सिक्रीट करता है किस चीज़ को? म्यूकस सिक्रीट करता है। जो इनर लाइनिंग है ये क्या सिक्रीट करेगी? म्यूकस सिक्रीट करेगी। और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट होते हैं किसमें? स्टमक में। अब देखिए याद रखिएगा, जैसे ये स्टमक है, ठीक है, ये लाइनिंग है, इसको म्यूकस कहेंगे। अब आपको पता है जो खाना आता है उस खाने में कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को, उन गंदी चीज़ों को, उन ख़राब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे स्टमक में एक एसिड है जिसको कहा गया क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस HCl से हमारा स्टमक पूछा जाए क्यों नहीं जलता? इसलिए नहीं जलता क्योंकि हमारे स्टमक में लगातार म्यूकस जनरेट होता रहता है, और यही म्यूकस क्या करता है? प्रिवेंट करता है हमारे स्टमक को, किससे? HCl से। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए कही गई, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। यही म्यूकस क्या करता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। आगे आते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे जो बात कही गई है इसमें कहा गया है द एसिड, ये जो HCl हमारे पास एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था, ये क्या कर रहा है? किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग विद द फूड। तो फूड के साथ हमारे स्टमक में कई सारे बैक्टीरियाज एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और इन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का काम किसका है? इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। एंड मेक्स द मीडियम इन स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और फिर क्या करता है कि ये जो मीडियम है, मतलब स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है उसको कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। और कई सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इसी एसिडिक मीडियम में काम कर पाते हैं। मतलब ये जब एसिडिक हो जाता है, जब स्टमक जो है जब एसिडिक हो गया तो कई सारे इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस थे जो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखिए जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहे थे, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहे थे, किसमें, स्टमक में। ये बात आप लोग को याद रखनी है। आगे आते हैं, जो अगला टॉपिक है वो क्या है, इसमें देखिए कहा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, तो हाईली कॉइल्ड होती है, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी, रेड कलर की है, इसी को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे तो 7.5 मीटर की अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये करता क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो भी चीज़ें सिक्रीट करती हैं, जैसे लिवर हो गया, लिवर बाइल को सिक्रीट करेगा, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, तो पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें रिसीव कौन करता है, तो ये रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे आते हैं, द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। तो लिवर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिवर बना है, लिवर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ब्राउन कलर का लिवर यहाँ पर बना है, ब्राउन कलर का ही होता भी है। ठीक है, तो ये आपका लिवर है। ठीक है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अपर पार्ट में ये सिचुएटेड होता है। ऑन दी राइट साइड में होता है, याद रखिएगा, आपके राइट साइड में है। अब ये मत देखिएगा कि यहाँ पर लेफ्ट में बना है तो लेफ्ट में है, नहीं, आप अगर सीधे खड़े हैं तो आपके राइट साइड में होगा हमेशा लिवर। ठीक है, लिवर इज़ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड हो गया, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन दी बॉडी। तो याद रखिएगा, बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, लिवर होती है। क्या सिक्रीट करती है, तो बाइल जूस को सिक्रीट करती है, और ये बाइल जूस जाके स्टोर कहाँ हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ठीक है, अब ये बाइल करता क्या है, तो बाइल का अगर फंक्शन पूछा जाए तो याद रखिएगा फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, किसके डाइजेशन में बाइल मदद करता है, तो फैट्स के डाइजेशन में ये मदद करता है। एक प्रोसेस याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैट्स के बड़े बड़े जो गोले होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, और बाइल जूस यही काम करता है। ठीक है, पैनक्रियाज इज़ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। देखिए पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज किस कलर की ग्लैंड है, तो क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, और ये स्टमक के जस्ट नीचे होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। अब देखिए पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा था, तो पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा था पैनक्रियाटिक जूस को। अब ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे क्या करता है, एक्ट करता है, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फैट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोटीन्स को भी क्या करेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो सिंपलर फॉर्म आसानी से हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाती है। The partially digested food now reaches the lower part of small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food। अब देखिए जब खाना डाइजेस्ट होने लग गया तो क्या होता है कि अभी खाना पार्शली डाइजेस्ट हुआ था, अब ये खाना कहाँ पहुँचता है, तो लोअर पार्ट में पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँचता है। अब इस लोअर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, वो क्या करते हैं, खाने को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से इसको डाइजेस्ट करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट से किस में कन्वर्ट होता है, तो ये मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, तो ये फिर क्या होते हैं, ये सिंपल शुगर्स में ये ब्रेक डाउन इनका हो जाता है। ठीक है, कहाँ होता है ये, तो अभी हमने देखा था इसका जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। इसके बाद मतलब शुगर जैसे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद जो फैट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद बोला गया एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। 95% जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिल चुके हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किससे मिले, फूड से मिले। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ ट्रांसफ़र होने हैं, तो ये न्यूट्रिएंट जाने हैं ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो वो किसके थ्रू जाएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वही बोला गया द डाइजेस्टेड फूड नाउ कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ये न्यूट्रिएंट्स चले आते हैं और फिर ये पूरी बॉडी में
मतलब ये कह सकते हैं पूरी बॉडी पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन है, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड के वेसल्स में पहुंच जाते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर अंदर देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कहलाते हैं, तो इनको विली कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, मेरे लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। और सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने से होता क्या है कि जो देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। द विली इंक्रीजेज द सरफेस, देखिए वही चीज़ यहाँ बता भी दी गई है। विली कर क्या रहा है, तो विली सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जिससे एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड का होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया ईच विली हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। देखिए हर विली के पास क्या होते हैं कि एक नेटवर्क होते हैं, थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, हर विली के पास अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से नेटवर्क बने हुए होते हैं, किसके, बहुत पतले पतले से, बहुत छोटे छोटे से ब्लड के वेसल्स के। ठीक है, उनके सरफेस के पास में। अब ये क्या करता है, तो द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो जो विली कर क्या रहा है, विली जितना भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, यही विली एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। वही बात यहाँ पर बोली गई है। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में पहुँच जाते हैं। ठीक है, मतलब ब्लड के थ्रू या ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती है उसके थ्रू ये अलग अलग ऑर्गन से पहुंच जाते हैं। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखिए करते क्या हैं, देखिए यहाँ तक हमारे ब्लड मतलब जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कहाँ पहुँच चुके हैं, डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट थे करेंगे क्या, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे, जैसे प्रोटीन्स को क्रिएट करेंगे, और ये प्रोटीन्स क्या करेगा, बॉडी को बिल्ड करने में मदद करेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो एसिमिलेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस आप समझिए कि जो हमारा फूड था उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँचे, तो विली तक पहुँचे, विली ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, फिर उसको पास ऑन कर दिया किसमें, तो ब्लड वेसल्स में, ब्लड में पास ऑन कर दिया। वो ब्लड से कहाँ पहुँचा, तो ब्लड से सारे ऑर्गन्स में पहुँचा। फिर वो ऑर्गन्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्रिएट करेंगे, जैसे प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन क्या करेंगे, जो हमारा शरीर है उसके डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट में आते हैं इन दी सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ। अब देखिए सेल्स में क्या होता है, सेल्स में अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज भी कहाँ से पहुँचा था, ग्लूकोज भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन से ही पहुँचा। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का किसकी प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। और मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में है, मतलब पहुंच रहा है ब्लड के थ्रू, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और इसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यहीं ख़त्म हो गया। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड था, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, वो आगे कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। ठीक है, फिर आगे जो काम होगा वो किसका होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का होगा। तो आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पार्ट 2 में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद किस तरीके से जो रूमिनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से डाइजेशन करते हैं, ये सारी बातें हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।